अब यहाँ पर हम जो चीज देखेंगे, ये हम ओवरऑल बात करेंगे अबाउट मेन टॉपिक। हमें जो कंप्लीट करना था उसमें तीन चीजें हमारे पास थी कि हमें डिस्कस करना था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। तो अब आप यहाँ देखो, हेयर ये हम डिस्कस कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको इसके बारे में बात की कि भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। हमने डिस्कस किया था वर्चुअल मेमोरी के बारे में कि वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल मेमोरी नहीं होती। फिजिकल मेमोरी हमारी होती है रैम, जो फिजिकल होती है। तो वो मेमोरी जब कम पड़ जाती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हम अपनी गिवन फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा कोई प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो फिर हमें वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़ जाती है। और उसके लिए फिर हमें हार्ड डिस्क से स्पेस लेनी होती है, और फिर रैम से डाटा जो है वो स्वैप होता रहता है फिजिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क से। और इस तरह से शिफ्टिंग शिफ्टिंग ऑफ डाटा की वजह से हमारा कोई भी प्रोग्राम जो एक्चुअल मेमोरी से भी बड़ा हो, हम उसको चला सकते हैं। In today's class, we are going to discuss about the two main concepts. Besides it, is the concept of the paging and segmentation. मेमोरी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, लाइक जब मेमोरी को मैनेज करना है हमें, तो फिर उसके अंदर हमारे पास ये दो डिफरेंट जो है टेक्निक्स कह सकते हो इस्तेमाल होती हैं फॉर मैनेजिंग द मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी की हमने बात की। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। इससे पहले हम इसको आगे डिस्कस करें, एक वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को हम पहले देख लेते हैं। और मुझे बता देना इसकी पहले आप देखोगे साथ साथ, ठीक है, और मैं इसको साथ साथ आपके साथ डिस्कस भी करता जाऊंगा। तो मुझे बता देना कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है आप तक, तो हम इसको ज़रा स्टार्ट लेते हैं, तो फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं लाइक In this दिस। video, we discuss memory management, paging, segmentation, and virtual memory. So in order to understand this topic, we're going to a diagram on the left here. So effectively what we've got is random access memory, main memory. Now when your computer first starts up, it loads the operating system and अब वीडियो की भी आवाज़ आप लोगों को साथ साथ आ रही है? হয়েছিল ऐसा। जी सर। अच्छा, स्लो थी। खैर, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि ये एक रैम आपके पास होती है ना, रैम आपने देखा होगा। तो रैम के अंदर अब ये ए बी सी और डी जो हैं, वो सबसे पहले इनिशियली, अगर आप देखो कर्सर विजिबल है स्क्रीन पे? जी सर। ठीक है। तो देखो, ये ए है, ये रैम है, इसमें ए है, बी है, सी है, और ये डी है। ये चार प्रोग्राम्स है। चार प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अभी वीडियो प्ले हो रही है, एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेस खुला हुआ है, वर्ड खुला हुआ है, क्रोम खुला हुआ है। तो कोई चार प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। जब ये चार प्रोग्राम लोड होते हैं, तो ये चार प्रोग्राम आपकी मेमोरी रैम के अंदर लोड हो जाते हैं। आगे क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो अभी आपने थोड़ा सा एक चेंज देखा होगा। वो चेंज कहाँ पर आया? एक फ्रेम जो चेंज हुआ है, उस चेंज फ्रेम में कहाँ पे चेंजेस आए? जो सी प्रोग्राम था वो क्लोज्ड हो गया था, वो मेमोरी जो क्लोज भी हो यूज गया कर है। रहा था तो अगर वो आप फ्री हो देखो, गया। बिल्कुल सही। अब आप देखो कि सी प्रोग्राम ऑलरेडी अभी यहाँ मौजूद है, बट इन द नेक्स्ट फ्रेम वो कहता है कि सी का प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो गया। सी प्रोग्राम क्लोज होने का मतलब ये है कि मेरी स्क्रीन पे यहाँ, इफ दिस इज माय फुल स्क्रीन, अब आप लोग मेरी फुल स्क्रीन देख रहे होगे, तो मेरी फुल स्क्रीन के ऊपर यहाँ ये व्हाट्सएप खुला हुआ है, ठीक है। अब इस व्हाट्सएप को मैं क्लोज करता हूँ, दिस इज माय प्रोग्राम सी। अब ये मेरा प्रोग्राम सी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ, या फिर मैं लेट सपोज ये माइक्रोसॉफ्ट एज क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम सी क्लोज हो गया। अब आगे क्या होने जा रहा है? जब ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, तो ये पार्ट ऑफ द रैम रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और इसी तरह इसके आगे भी, प्रोग्राम डी के बाद की भी जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब आ जाता है प्रोग्राम ई। अब जब प्रोग्राम ई आएगा, तो हमारे पास क्या आप लोगों को इसके बेस्ट सॉल्यूशंस नजर आते हैं? प्रोग्राम ई आ गया, तो व्हाट डू यू थिंक ये जाएगा कहाँ?
हम इसको स्प्लिट करेंगे, फिर जो फ्री एरियाज में हम उसको डालेंगे। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ये तो एक ऑप्शन आपने सही बताया कि हमारे पास क्या होगा, देयर इज वन ऑप्शन दैट वी कैन स्प्लिट द प्रोग्राम्स एंड देन द चंक्स ऑफ दैट विल बी प्लेस्ड ऑन द फ्री स्लॉट्स। एक तो ये ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। व्हाट कुड बी द अदर ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? सर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि डी को यानी थोड़ा सा यानी दूसरे साइड पे करके फिर वो भी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सारिम, वालेकुम अस्सलाम। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम डी को मूव करें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो अवेलेबल पूरी फ्री स्पेस मिल जाए वहां ई को प्लेस कर दें। सो वी हैव टू ऑप्शंस दैट वी कैन गो विद। तो कहता है कि प्रोग्राम ई तो आपके पास यहाँ पहुंच गया, लेकिन ये आपके पास इन दोनों फ्री स्पेसेस में नहीं जाएगा, ठीक है। सो देयर इज नो, अब वो वाली बात तो आपकी आगे, जैसे जुबैर ने कहा कि भाई इसके हमने पार्ट्स कर दिए, there is enough total free space available, it's not just located together in a single block। तो ये नहीं हो सकता कि सिंगल ब्लॉक में ये आ जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि प्रोग्राम ई है उसको आप स्प्लिट अप करो और स्प्लिट करके आप दोनों में अलग अलग भेज दो। या इधर जो सॉल्यूशन अभी हमने, हमजा ने बताया और सारिम ने बताया, यहाँ पे दोनों चीजें हैं। वन सॉल्यूशन कुड बी to move the location of program in program D so the free space is together। तो एक तो ये है कि D को आपने मूव करा दिया और दूसरा आपने E को पूरा उठा के डाल दिया। Although it looks simpler to do on our abstract diagram, it is not desirable in a practice। यानी इसको बार बार मूव कराना, because there are so many programs that are going to be opened and closed in your memory, so there would be a problem that each time a program will open, तो हर बार ये देखना होगा कि यार कितनी कितनी फ्री स्पेस कहाँ कहाँ आ रही है और कितना हमें मूव करना होगा ताकि किसी भी प्रोग्राम को हम पूरी स्लॉट स्पेस दे सकें। So it takes a lot of time to move on a program in memory or on a disk as address and free space reference all need updating। जाहिर है जब आप इसको प्रोग्राम को, प्रोग्राम डी को आपने मूव किया, आप देख सकते हो कि प्रोग्राम डी अपनी जगह पे रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फेज में आपने देखा और प्रोग्राम डी मूव कर गया, देखो एक ऑप्शन तो ये था कि आपने क्या किया, आपने पूरा डी मूव करा दिया, देख रहे हो पिछली वाली जगह के ऊपर फ्री स्पेस अवेलेबल है, यहाँ देखो इस वाले फ्रेम में यहाँ फ्री यहाँ फ्री। तो एक सॉल्यूशन तो ये आया था कि डी को मूव कराओ और पूरी फ्री स्पेस ऑक्यूपाइड कर लो। तो वो वाला सिनारियो ये था कि डी को मूव कराया और पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली। तो वहां पे यही बात बताई कि वहां पे मसले आएंगे। वो मसले ये आएंगे कि हमें फिर जब जब हम पूरी पूरी शिफ्टिंग करेंगे, प्रोग्राम डी को मेमोरी के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो वाला हिस्सा जो वो ऑक्यूपाइड कर रहा था वो रिलीज करेगा। डी का आधा हिस्सा यहाँ है आधा हिस्सा यहाँ है, लेट सपोज। तो डी जब मूव करेगा तो डी पूरा हिस्सा ये वाला पार्ट ले लेगा और जो ये वाला पार्ट ले रहा था ये फ्री में आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल है कि इधर हम डी को पूरा मूव करा के ई की तरफ ले जाए, बट मसला कहाँ आएगा, जो थर्ड पॉइंट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मूव अ प्रोग्राम इन मेमोरी और ऑन अ डिस्क एज एड्रेस एंड फ्री स्पेस रेफरेंस ऑल नीड अपडेटिंग। तो जो एड्रेसेस होंगे जहां पर डाटा प्रोग्राम रखा हुआ होगा उसको अपडेट करना होगा। तो देर आर टू मेनी स्ट्रेटजीज जो यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं जो डिवाइड करेंगी मेमोरी को स्मॉलर सेक्शंस में। दे आर कॉल्ड पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। अब इसमें एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हमारे पास मेमोरी जो है डिवाइड होती है फिक्स साइज चंक में। यहाँ डिफरेंस यही आएगा कि अब तो हमने बातें कर ली कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि डाटा को इस तरह, जैसे उसने बताया कि यहीं पर आगे बता रहा था कि इस डाटा को स्प्लिट अप करेगा, देखो ये। तो एक तरीका तो ये कि आधा हिस्सा फ्री का ई यहाँ जाएगा, एक हिस्सा यहाँ जाएगा, एक तरीका ये बताया उसने। और दूसरा ये बताया कि डी को पूरा मूव करा के ई को इधर प्लेस करा दो। तो इन दोनों ऑप्शंस के अंदर जब बात आई तो मसला हमें यहीं पे नजर आया कि बार बार अगर हम प्रोग्राम्स को मेमोरी के अंदर शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास मसला आएगा। तो इससे निपटने के लिए जो दो टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं, दैट कुड बी द पेजिंग एंड द सेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि इसमें से एक टेक्निक जो होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट पेजिंग। ये वो होती है जिसके अंदर मेमोरी के चंक्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। तो उसने बताया कि द फर्स्ट टेक्निक वी हैव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। पेजिंग में आप देख सकते हो कि ये जितने भी सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे फिक्स साइज है। So they are made to fit sections of memory
एंड पेजेस आर फिजिकल डिविजन। एक बात याद रखनी है कि जो हमारी नॉर्मल रैम होती है वो पेजेस की फॉर्म के अंदर ही काम करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिजिकल डिविजन। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स आर स्प्लिट अप टू फिट इनटू गिवन नंबर ऑफ पेजेस। कोई भी प्रोग्राम जितने पेजेस ले रहा होता है उसके अंदर वो, यानी दीज आर द फिक्स साइज मेमोरीज, ठीक है। तो इट टेक्स नो अकाउंट ऑफ हाउ इट स्प्लिट्स द प्रोग्राम, ओनली दैट इट स्प्लिट्स इट इनटू फिक्स साइज पेजेस। वो ये नहीं देखता कि किस तरह से प्रोग्राम स्टोर होंगे, वो सिर्फ ये देखता है कि ये फिक्स साइज पेजेस के जो हैं सेगमेंट्स मेमोरी में बना दिए गए। तो ये इंस्ट्रक्शन, इट कुड सेपरेट द इंस्ट्रक्शंस inside a looping condition so they are in different pages but they would not be very efficient। तो ये करेगा ये कि प्रोग्राम्स को इनटू सेगमेंट्स डाल देगा, ठीक है। और और वो जो सेगमेंट्स में डालेगा तो वो एक जगह पे लाजमी नहीं है कंटीन्यूअस लोकेशन पे हो, दे कुड बी इन द डिफरेंट पेजेस। बट अब क्या हो सकता है, लेकिन होगा ये कि एक तो जो हमारे पास पिछली एग्जाम्पल्स के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये वाली सिचुएशंस थी फ्री वाली, तो इसके अंदर क्योंकि फिक्स साइजेस नहीं थे तो हमारी बहुत सारी मेमोरी वेस्ट भी हो सकती थी, कि अगर बहुत ज्यादा हिस्सा हमारे पास फ्री है बट प्रोग्राम जो है वो छोटी सी जगह ले रहा है तो हमारी वो मेमोरी वेस्ट भी हो सकती थी। बट बिकॉज ऑफ द पेजेस कॉन्सेप्ट हमारे पास क्योंकि फिक्स साइज के पेजेस आ गए, तो उस फिक्स साइज के पेजेस से ये हुआ कि जो भी पेज सर्टेन यानी जो भी पेज का साइज होगा उस हिसाब से उसमें प्रोग्राम चला जाएगा और बाकी जो पेजेस अवेलेबल होंगे वो फ्री रह जाएंगे, तो वो हमारी ये कह सकते हो कि मेमोरी को वेस्ट नहीं करेंगे। वरना ऐसा हो कि अगर आपके पास एक वेरिएबल साइज का चंक होता तो उसके अंदर अगर बहुत थोड़ी सी मेमोरी ले रहा होता तो बाकी हिस्सा क्या होता, वेस्ट हो जाता। पेजेस की वजह से ये चीज कम हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस सर। तो इसमें ये भी हो सकता है कि फिजिकल, एक तो ये बात आ गई कि भाई फिजिकल डिवीजन है। जुहेर आपको समझ में आ रहा है बेटा अब तक जितनी बातें की हैं? जी सर, हाँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि इट वुड बेटर की दो इंस्ट्रक्शंस टुगेदर इन मेन मेमोरी। तो अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी प्रोग्राम आप उठा के डाल रहे हो तो उसको आप मुख्तलिफ पेजेस की सूरत के अंदर डाल सकते हो बिकॉज दे आर ऑफ द सेम साइज। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब जब हम बात करते हैं, ये तो देखो पेजेस आपको नजर आ रहा होगा, पेजेस में सारा फिक्स साइज है। इन द नेक्स्ट आप देखो तो अब वो सेम साइज वाली बात खत्म हो जाती है। यहाँ पे पॉइंट वन में कहता है कि सेगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं एंड दे आर कंप्लीट सेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। अब सेगमेंट का अपना एक फायदा ये है कि सेगमेंट के अंदर पूरे पूरे प्रोग्राम्स जाते हैं। और तीसरी जो डिफरेंस बताया है, आपने देखा था कि पेजेस जो होते हैं वो फिजिकल डिविजन्स होते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि पेजेस आर फिजिकल डिविजन्स, ऑन द अदर साइड सेगमेंट्स आर लॉजिकल डिविजन्स। तो एक बात ये आ गई, सेगमेंट डिफरेंट साइज का है, पेज फिक्स साइज का होता है। तो यहाँ आप देखोगे तो इसके अंदर इसकी अपनी एक एडवांटेजेस के अंदर आ जाते हैं कि एक तो ये होता है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो जैसे पेजेस के अंदर स्प्लिट होके अलग अलग जा रहे थे, यहाँ पर अलग अलग होके नहीं जाते। तो यहाँ पे एक बात बताता है कि जब आपके पास यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन इस्तेमाल होता है तो उसमें प्रोग्राम ए है, प्रोग्राम बी है, बाकी उसके बाद क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ के हैं तो कुछ फ्री स्पेस है। अब वो ये कहता है कि बी, यहाँ पे अगर देखो आप नेक्स्ट स्टेज में कह रहा है कि बी को क्लोज किया, बी को क्लोज करने से आपकी फ्री स्पेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये इसने जैसे ही बी प्रोग्राम क्लोज हुआ तो आपकी मेमोरी रिलीज हो गई, मेमोरी रिलीज होने के बाद आपके पास ये वाली स्पेस अवेलेबल हो गई। तो कहता है प्रोग्राम ई इज लोडेड अप एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर इट। तो अब एक अच्छी खासी जगह आपके पास बच गई थी जहां पे प्रोग्राम ई आ गया। तो प्रोग्राम एफ जब आपके पास आएगा, इट इज टू बिग टू फिट इनटू ईदर ऑफ द फ्री स्पेसेस। अब जो हमारे पास फ्री स्पेसेस यहाँ अवेलेबल थी, ये वाली फ्री स्पेस और ये वाली फ्री स्पेस, अब जब प्रोग्राम एफ हमारे पास आया तो प्रोग्राम एफ के अंदर वो एक जगह पर नहीं आ सकता था, तो उसको जो है दो अलग अलग जगहों पे जाना पड़ा। तो बेस्ड ऑन द लॉजिकल डिवीजन सेगमेंट स्प्लिट द प्रोग्राम्स इनटू टू पार्ट्स एंड प्लेस देम इनटू अवेलेबल फ्री स्पेस लीविंग टू स्मॉलर एरियाज ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है, फिर भी ये थोड़ी थोड़ी जगह आपके पास बच जाएगी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं अबाउट दोनों जो हमारे पास वो इस्तेमाल हुई हैं, कह सकते हो द टू डिफरेंट वेज ऑफ हाउ द मेमोरी कुड बी मैनेज। तो सिमिलैरिटी ये कहता है कि बोथ अलाउ प्रोग्राम्स टू रन डिस्पाइट इनसफिशिएंट मेमोरी।
सिमिलैरिटी ये है पेजिंग और सेगमेंट की कि ये प्रोग्राम्स चलाते तो हैं, चाहे इनसफिशिएंट मेमोरी क्यों ना हो, या तो फिक्स लेंथ में चलाते हैं या वेरिएबल लेंथ में चलाते हैं। अच्छा, दे आर स्टोर्ड ऑन डिस्क, ये भी बात आ जाती है। पेजेस एंड सेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी व्हेन नीडेड, तो ये फिर मेमोरी के अंदर भी जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। डिफरेंसेस के अंदर बताता है, जो मेन डिफरेंसेस आ सकते हैं कि पेजेस फिक्स साइज का होता है, सेगमेंट्स जो होता है वो डिफरेंट साइज के होते हैं। पेजेस आर मेड टू फिट सेक्शंस ऑफ मेमोरी, अभी हमने देखा कि जो पेजेस होते हैं वो सेक्शंस ऑफ मेमोरी के अंदर फिट हो जाते हैं, दे आर ऑफ द इक्वल साइजेस, बट सेगमेंट्स आर कंप्लीट सेक्शंस ऑफ प्रोग्राम। सेगमेंट्स के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो पूरे पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, वो स्प्लिट अप नहीं होते हैं। और पेजेस जो होते हैं वो फिजिकल डिविजन्स होती हैं, जैसे आपने रैम के अंदर भी देखा होगा, रैम डीडीआर देखी हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर चिप्स लगी हुई होती हैं, तो दे आर फिजिकल डिविजन्स। और सेगमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास एज अ लॉजिकल डिविजन्स आ रहे होते हैं। क्या ये बात यहाँ तक पूरी समझ में आ जाती है? हाँ जी पेजेस एंड यस सर। सर। सेगमेंट। जी जुहेर एंड सारिम। तो जी सर। ये वाली बात हो गई। बाकी जो ये कॉन्सेप्ट था ये हमने लास्ट क्लास का डिस्कस किया हुआ था वर्चुअल मेमोरी का, जिसमें इसमें यही बताया कि जब मेन मेमोरी फुल हो जाती है तो अब उसको जगह चाहिए होती है नए प्रोग्राम को डालने के लिए। आप इस तस्वीर में देखो AEFD ये पूरी फुल हो चुकी है, प्रोग्राम जी आता है। तो प्रोग्राम जी आने के लिए अब इसको रैम में स्पेस कैसे मिलेगी, उसके लिए फिर यहाँ पर यही तरीका बताया है कि आप वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल करते हो। लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ तो आसानी समझ में आ जाएगा। ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव सो मेनी प्रोग्राम्स दैट कुड बी ओपन। वीडियो ऐप क्या कहलाता है वो, एडोबी का ही होता है, ड्रीम वो कौन सा कहलाता है जो वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कोई सॉफ्टवेयर हो गया वीडियो एडिटिंग ऐप का। प्रेजेंटेशन के लिए PPT, ये जो MS पावर पॉइंट हो गया। ग्राफिक्स ऐप के लिए लेट्स सपोज एडोबी फोटोशॉप हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा। स्प्रेडशीट ऐप है। तो आप देख सकते हो कि अभी आपके पास रैम खाली है, और प्रीमियर प्रो, सही कह रहा हूँ, प्रीमियर था। तो अब आप यहाँ देखो इसने क्या किया, नॉर्मली इसने ये बताया कि जब आपका PC स्टार्ट होता है, ये तो ऐप्स हैं, ठीक है, तो इन ऐप्स में से जब आपका PC स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। और अगर आप वर्ड खोलते हो और स्प्रेडशीट एक्सेल खोलते हो तो आपकी मेमोरी फुल हो जाती है। अब इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू प्रोग्राम, वीडियो एडिटिंग, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स में से कुछ अगर आपको चाहिए, तो आपको स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर को उठा के आपने वर्चुअल मेमोरी दैट इज ऑन द हार्ड डिस्क डालना होगा। तो ये यही चीज करेगा कि अगर इसने आपकी मेमोरी खत्म हो रही है, जगह नहीं है, तो इसने वो दोनों प्रोग्राम्स जो नहीं चल रहे थे उनको उठा के अभी हार्ड डिस्क में डाल दिया, सो दैट इट कैन लोड अ न्यू प्रोग्राम इनटू द रैम दैट कुड बी वीडियो एडिटिंग और अ प्रेजेंटेशन। तो अभी उसने यही किया है कि जो ग्राफिक ऐप वाला है इसको उठा के इसने रैम के अंदर डाल दिया है, और ये जैसी रैम के अंदर आ जाएगा तो ये इजीली लोडअप हो जाएगा। अब अगर आपको बाद में दोबारा जरूरत पड़ती है तो स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग ऐप, यानी फिर ग्राफिक ऐप हार्ड डिस्क में आ जाएगा अगर आपको मजीद फर्दर दोबारा जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखो ग्राफिक ऐप आ गया, क्यों आया, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग ऐप को आपको चलाने की जरूरत पड़ी थी, तो फिर वो आपने लोड कर दिया। तो दैट्स हाउ योर वर्चुअल मेमोरी, सेगमेंटेशन एंड प्रोग्राम्स ऑल वर्क्स टुगेदर। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर समझ में आती हैं आप लोगों को? यस सर। जी सर। यहाँ तक की सारी बातें ठीक है। अब हम इसके कुछ कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ से हम इसका कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट देख लेते हैं। अभी हमने जो कुछ समझना था उसको डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं यहाँ पे, इन द मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारा जितना कुछ पढ़ा है दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। तो अब इसमें क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो मेमोरी को मैनेज करे। और कैसे करेगा, उसको एलोकेट करना होता है जो भी प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उन्हीं प्रोग्राम्स को डी एलोकेट भी करना होता है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड रैम। तो मेन फोकस यहाँ पर इसी चीज़ का होता है कि ये जो बात करता है यहाँ पे, ये बात करता है अबाउट मेन प्राइमरी मेमोरी से मतलब यहाँ बात हो रही है रैम की। फिर आगे कहता है कि जब आप यूज़र कोई भी एप्लीकेशन खोलता है तो वो डाटा हमेशा स्टोरेज से उठ के आता है। यहाँ स्टोरेज से मुराद है आपकी हार्ड डिस्क, यहाँ पर SSD। नॉर्मली आपका सारा प्रोग्राम इसी में रखा हुआ होता है, तो किसी भी प्रोग्राम को चलना होता है तो वो हमेशा हार्ड डिस्क से उठ के आके रैम के अंदर लोड हो रहा होता है।
तो कहता है कि यूजर अगर कोई फाइल ओपन करता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करते हो, तो फिर आपकी फाइल का डाटा जो है वो लोड होता है, और उसका एप्लीकेशन डाटा भी जो कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ होती है, 16 GB, 32 GB, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और सेकेंडरी जो है वो 1 TB तक चली जाती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेनिफिट्स इसका क्या होता है कि एक तो ये होता है कि आप एफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हो प्रोग्राम्स को मेमोरी, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग भी हो सकती है और वो मल्टीपल प्रोग्राम्स एक वक्त में चला सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सिक्योरिटी भी मेंटेन करती है। सिक्योरिटी से मुराद ये कि ये इंश्योर करती है कि कोई दो प्रोग्राम्स एक ही मेमोरी को एक्सेस ना करें, क्योंकि जब ऑलरेडी मेमोरी को कोई प्रोग्राम एक्सेस कर रहा होगा तो एक फ्लैग होगा, कोई ना कोई इंडिकेटर होगा जो ये बताएगा कि ये मेमोरी पहले ही से रिजर्व कर दी गई है। तो हमारे पास ये तीन टेक्निक्स हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल होती हैं एफिशिएंटली डाटा को होल्ड करने के लिए। नंबर 1, पेजिंग। पेजिंग का मतलब फिक्स्ड साइज। और सेगमेंटेशन होता है, दैट इज वेरिएबल इन लेंथ। ये होता है। अब हम अगर देखें तो नॉर्मली आप देखो कि एक आपका जो मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो नॉर्मली रिमूवेबल स्टोरेज तो आपको यहाँ नज़र आ रही है, दीज आर द रिमूवेबल स्टोरेज, जिसमें पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, जो अमूमन आप यूएसबी कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करते हो। वरना नॉर्मली प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम है जो ऑलरेडी आपके मदरबोर्ड पे होती है, और फिर स्टोरेज जिसमें हार्ड डिस्क की एसएसडी होती है, ये उस रैम मेमोरी के साथ कनेक्ट होती है। तो नॉर्मली जो परमानेंट स्टोरेज है, ये डाटा जो परमानेंटली मौजूद होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, फिर यहाँ से इससे उठा के एक्सेस करता है रैम। अब जो हमने बात की अब तक पेजिंग की, उसके कुछ नोट्स देखते हैं। तो अब यहाँ कहता है कि डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी विल लीड टू स्मूथ रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। डाटा को जब भी चलना होता है तो उसको मेमोरी में लोड होना होता है। लोड इसलिए होता है कि ताकि रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस स्मूथली चल सके। तो पेजिंग इज अ मेथड ऑफ चंकिंग द प्राइमरी मेमोरी इनटू इक्वल साइज ब्लॉक्स। जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो डाटा होता है वो इक्वल साइज ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो वो डाटा जो होता है वो हार्ड डिस्क से निकल के पेजेस के अंदर चला जाता है, ताकि वो एक्सेस जो हो सके तेजी के साथ हो सके। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्योंकि उसने बताया ना, अभी हमने देखा कि यस सर। पेजिंग जो होता है वो फिक्स साइज का होता है और वो फिजिकल होता है ना? तो फिजिकल का मतलब तो फिर रैम के अंदर वो फिजिकली इक्वल साइज में स्टोर हुआ हुआ होता है। तो एज यूजर मूव्स बिटवीन एप्लीकेशंस मेमोरी इज डायनेमिकली एलोकेटेड। जब यूजर डिफरेंट एप्लीकेशंस, बिटवीन एप्लीकेशंस से मुराद ये है, आपने देखा अभी मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए वीएलसी प्लेयर का इस्तेमाल किया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आपको पीडीएफ पे दिखाया कि आज हमने क्या टॉपिक देखना है। तो अब हमने मूव किया बिटवीन एप्लीकेशंस। तो जाहिर है जब पहले वीएलसी खुला हुआ था तो मेमोरी में उसकी लोकेशन अलग थी, पीडीएफ खोला तो उसके लिए मेमोरी लोकेशन अलग थी। तो मेमोरी जो होती है वो डायनेमिकली एलोकेट हो रही होती है एज पर द प्रोग्राम्स। तो पेजेस विल बी टेकन अवे फ्रॉम एप्लीकेशंस नॉट इन एक्टिव यूज। तो पेजेस क्या होता है ये देखता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन करंटली एक्टिव है, कौन सी जो है वो एक्टिव नहीं है। तो जो एक्टिव होती है उसको ग्रांट कर देता है एक्सेस, जो एप्लीकेशन एक्टिव नहीं होती तो उसको ग्रांट नहीं करता। तो पेजिंग जो होती है इसमें आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी आ सकती है। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आप सब जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाते होगे तो आप देखते होगे कि नमाज से पहले पहले मस्जिद के अंदर एक रश सा हो जाता है, लेकिन जब जमात खड़ी होने लगती है और जमात खड़ी हो जाती है तो अचानक से जो पीछे की जितनी स्पेस भरी हुई आपको नजर आती है वो सारी की सारी खाली हो जाती है। लाइक मस्जिद के अंदर जो लोग बैठे होते हैं जब नमाज से पहले बैठे होते हैं तो उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, ऐसे करके किसी भी तरह से लोग आगे पीछे ऐसे बैठे होते हैं। बट जब बात आती है कि भाई सफ बनानी और सफ मुकम्मल करनी है तो फिर वो जगह जो है वो इस तरह से पूरी पूरी भर जाती है, और पीछे आपको जहाँ स्पेस नहीं मिल रही होती, अब ये पूरी अच्छी खासी स्पेस आपके पास यहाँ आ जाती है जब वो ऑर्गेनाइज होती है।
तो पेजिंग से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है क्योंकि पेजिंग फिक्स साइज का है। तो फिक्स साइज का मतलब है कि ऐसे करके अगर ये फिक्स साइज के डब्बे हैं तो फिक्स साइज के डब्बों में लाजमी तो नहीं है हर प्रोग्राम स्टोर हो सकता है भाई जो दो प्रोग्राम्स थे वो इसमें भर गए, ठीक है ना। अब जो तीसरा प्रोग्राम था, लेट सपोज वो इसका आधा हिस्सा ले पाया था, फिर जो अगला प्रोग्राम था वो इसका ये इतना हिस्सा ले पाया था, तो आपके पास पेजिंग के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। तो वो समझाने के लिए कह रहा है कि अगर 200 केबी की फाइल है और 64 केबी का पेज है, तो 64 64 64 ऐसे करके, जैसे आपको देखो यही एग्जाम्पल मैं दे रहा था। तो अगर आपके पास 200 केबी की फाइल है और ये एक आपके पास 64 का है, तो एक 64 का, दूसरा 64 का पेज साइज और तीसरा 64 का हुआ, तो 6 6 12 6 18, तो 192, 192, ऐसे ही है ना। अगर आपके पास ऐसे मैं बना के दिखाऊं कि यूं है और ये आपके पास फिक्स साइज का पेज बना हुआ है, तो ये 64, ये 64, ये 64 और इसके आगे एक और बना देता हूँ, ये भी 64 का है, ऐसे 1 2 3 4, ये चार आ गए। तो 64 64 64 64 ऐसे ही करके आ रहा है ना। तो ये समझा रहा है कि अगर 64 का मतलब है कि आपके पास 200 केबी की फाइल है, तो 6 6 12 6 18 है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है, इतना वाला हिस्सा, ये तो फिल हो जाएगा क्योंकि इसमें डाटा आ जाएगा। तो ये मिला के बन रहा है 6 6 12 6 18, कितना बन रहा है 192, ऐसे ही कुछ बन रहा है, ऐसे ही बनेगा ना 192 करके। तो अब जो बाकी की स्पेस है 8 केबी की, वो बच जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। है ना। जी तो सर। अगर आप देखो कि जो मैंने ब्लू एरिया बनाया है, दैट ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया बता रहा है कि ये 8 केबी की स्पेस है जो अभी बच रही है, ये बता रहे हो। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बहुत सा ऐसा डाटा आता है जो फिर भर जाता है, बाकी जगह को खाली छोड़ देता है। तो कहता है अनयूज स्पेस इन पेज इज वेस्टफुल बिकॉज अदर अनरिलेटेड डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दिस पेज। अब ये छोटी छोटी 8 MB की जो जगहें बचेंगी, उसके अंदर आपके पास जो मेमोरी है वो वेस्ट ही होगी, दैट इज 8। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ये आपके पास जो जगह बच रही थी दैट इज ऑफ 8 MB, तो ये चीज आ जाएगी। तो कहता है ओवर अ टाइम मोर पॉकेट्स ऑफ वेस्टेड स्पेस विल एग्जिस्ट अक्रॉस द मेमोरी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करते करते अगर आगे भी डाटा गया, लेट सपोज 64 केबी का था, तो जो अगला डाटा था वो 32, लेट सपोज उसने 32 केबी लिया, तो 32 केबी का मतलब है 64 का आधा, तो 64 का आधा ये भर जाएगा अगला, सही है। तो जब आधा अगला ये भर जाएगा तो आधा खाली रह जाएगा। जो मैं ब्लू बता रहा हूँ, ये ब्लू वो है जो वेस्टफुल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो ग्रीन वाला है वो है जिसके अंदर प्रोग्राम भरा हुआ है। तो अगर ऐसे ही चंक तुम्हें खाली 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 मिलते नजर आएंगे, तो दैट कुड बी द इशू फॉर यू टू थिंक ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस सर। जी आवाज सर। सही पहुंच रही है? जी सर। अच्छा जी, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिजिकल के हिसाब से। आप लोगों के अपने अपने लैपटॉप्स भी जो आप यूज़ कर रहे होगे, उसमें अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके डीफ्रैगमेंट लिखो, यहाँ पे DEFRAG डीफ्रैगमेंट लिखो, तो आपको ऐसे सी ड्राइव, डी ड्राइव मिल जाएगी। ऑप्टिमाइज करूँगा तो ये ऑप्टिमाइज करेगा, यानी ये देखेगा कि कितने फ्री साइज चंक्स अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रैगमेंटेशन, 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 ये। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन है कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रैगमेंटेशन। ये हार्ड डिस्क है और ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होने वाला डाटा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन इज इंडिकेटिंग कि भाई ये डाटा रखा हुआ है, ठीक है। बाकी रेड वो डाटा होता है जो अमूमन हिलने वाला नहीं होता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बीच बीच में वाइट स्पेसेस जो हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि हाँ भाई डाटा फ्रेगमेंटेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी इसकी इलस्ट्रेशन है।
कि आपके पास डाटा ऐसे भी मौजूद है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब ऊपर और नीचे की अगर आप पिक्चर में देखो, यहाँ दिस वन, ये यहाँ, तो आप देख सकते हो कि अबव बिफोर जो बता रहे हैं, बिफोर आपके पास किस तरह से डाटा बेतरतीब सा था, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेड फाइल्स का मतलब ये है कि ये खाली फाइल्स आपके पास हैं, ये देख लो, ये खाली खाली जगह, ये जो रेड जितना स्पेस है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बना के दिखाया आपको। तो ये जो रेड स्पेस आपको नजर आ रही है, ये रेड स्पेस फ्रेगमेंटेड फाइल्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये बच रही हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो कितनी बेहतर तरीके से उसने पूरी स्पेस ऑफ मेमोरी को जो है वो वेस्ट होने से बचा लिया है, क्लियर करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसने देखो ना यस बीच सर। से अनयूज्ड स्पेसेस को भी खत्म किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फ्रैगमेंट का मतलब ये था कि वो जगह, वो मेमोरी के वो टुकड़े थे, वो हिस्से थे जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो इसने जब डीफ्रैगमेंट किया, तो डीफ्रैगमेंट से आप इस चीज को बचा पा गए। जी सर। सही है जी। अच्छा जी, आगे आते हैं। तो ये वाली बात भी हमने यहाँ डिस्कस कर ली। तो वहाँ नीचे भी बता रहे हैं कि जो इमेज आपको नीचे नजर आ रही है ये 64 KB की है, और उसमें 4 KB अनऑक्यूपाइड है, यानी 60 KB की तस्वीर थी। 64 KB का आपका पेज का साइज था, तो 4 KB आपके पास बच रहा था। तो द बॉक्स बिलो दिस शोज मैनी पेजेस, तो बता भी रहा है कि नीचे आप जो यहाँ देख सकते हो, तो ये पेजेस फिक्स साइज के हैं। उसमें कहीं डाटा पूरा भर पा रहा है और कहीं के खाली खाली जगहें बच रही हैं, क्योंकि हमेशा आने वाला डेटा सेम तरह की मेमोरी नहीं लेता। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके आगे, पेजेस के सारे पेजिंग के सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम सेगमेंटेशन की तरफ आते हैं। तो सेगमेंटेशन के अंदर आप चंक तो बनाते हो, लेकिन इसका जो साइज होता है वो वेरिएबल इन लेंथ होता है। Different types of data needed by application. तो कहता है a video editing application may have a segment for a video data, audio data and special effects. So they are not all of the same size and their size depend on their allocated data. तो उनका जो size होता है वो डिपेंड करता है कि उनको allocation of data कितनी मिली है। सो इससे स्पेस एफिशिएंट, ये स्पेस एफिशिएंट इसलिए होता है क्योंकि जितना प्रोग्राम होता है ये उतनी स्पेस लेता है। तो इट्स ओनली एलोकेटिंग द स्पेस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन नीड्स। तो एप्लीकेशन कितना ज्यादा डाटा मांग रही है, कितना डाटा उसको रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ उतनी ही स्पेस देता है। और फिर कहता है कि सेगमेंटेशन कैन लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि मैं उसके हिसाब से तो ले लेता है ये, यानी वेरिएबल इन लेंथ, बट उस वेरिएबल लेंथ के अंदर भी आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाटा, कुछ ना कुछ चंक्स ऑफ मेमोरी लोकेशन बच जाता है। तो एक सेगमेंट फिल अप द मेमोरी, फिजिकल गैप्स रिड्यूसेस द मैक्सिमम साइज ऑफ न्यू सेगमेंट्स दैट कैन बी एलोकेटेड। तो यहाँ पे इसने उसकी बात की है, उसको हम जरा देख लेते हैं। तो कहता है कि बिलो लेफ्ट शोज डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डाटा असाइंड टू अ सेगमेंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये आपके पास, यहाँ से, हाँ, तो कहता है कि बिलो लेफ्ट शोज डिफरेंट एप्लीकेशंस डाटा असाइन टू द सेगमेंट, क्योंकि ये वेरिएबल इन लेंथ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका साइज अलग आ रहा है 10 KB, ऑन दी अदर साइड इसका अलग आ रहा है, फिर इसका लगा रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो, कह रहा था ना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो आप जरा गौर से देखो कि यहाँ पे ये वाइट वाइट स्पेसेस भी जो हैं, वेरिएबल इन लेंथ तो दिया हुआ है, बट उसके बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो बच सकते हैं। तो एलोकेटेड डाटा का मतलब है कि 10 KB की तस्वीर आ गई, 5 KB की कोई वर्ड की फाइल आ गई, 8 KB की कोई एक्सेल की फाइल आ गई। तो वो इसी तरह बता रहा है कि शोज डिफरेंट एप्लीकेशन डाटा असाइंड टू द सेगमेंट। तो सेगमेंट में वेरिएबल इन साइज डाटा ब्लॉक्स मिल गए थे। तो द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द सेगमेंट्स becomes more fragmented over time because as blocks are taken away, it's not possible to guarantee a new block will occupy the same amount of space. तो प्रोग्राम देखो, जब भी प्रोग्राम चलता है ना, तो प्रोग्राम में मेमोरी हमेशा डायनामिकली एलोकेट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए आप एक फिक्स लेंथ ऑफ मेमोरी दे दो, बिकॉज हर प्रोग्राम वेरी करता है। आप गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर आपको नहीं पता कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे जैसे खेलते जाओगे वैसे वैसे मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड होगी। इसी तरह वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो या पिक्चर एडिटिंग भी कर रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि एक्चुअल अमाउंट स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है। हाँ, बट ये कर सकते हो कि आप उसके कुछ चंक्स निकाल सकते हो, यानी कुछ आप एस्टिमेटेड बेस के ऊपर उसका चंक मेमोरी एलोकेशन उसको दे सकते हो। बट वो हमेशा फिक्स साइज की या फिर फिक्स एस्टिमेशन की नहीं हो सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो कहता है कि द राइट शोज अ डिफ्रेगमेंटेशन वर्जन ऑफ द सेगमेंट टू हाईलाइट द टोटल अनयूज स्पेस। तो अब वो ये बता रहा है कि आपने ये बात तो देख ली कि ये जो आपको जितना कुछ नजर आ रहा है ये सब का सब सेगमेंटेशन है, वेरिएबल इन लेंथ है। बट आप ये देख सकते हो कि ये वाली स्पेस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी काम की नहीं है। बट जब आपने राइट साइड के ऊपर सेगमेंट्स के अंदर जब उनकी स्पेसेस को खत्म कराया तो यू आर एंडेड अप गेटिंग दिस स्पेस। तो आपको इतनी स्पेस आपको मिल जाती है क्योंकि आपका सेगमेंट जो होता है वो लॉजिकल अरेंजमेंट पे होता है। तो आप इतनी स्पेस भी यहाँ से इससे बचा सकते हो। बताइए जनाब, क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आती हैं? यस सर। जी सर। तो बाकी वर्चुअल मेमोरी वाली बात तो हमने कर ही ली थी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो तीन हमने इसके वो पढ़े थे सेगमेंटेशन, इसके मेमोरी मैनेजमेंट में तीन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया जो हमें मिले थे, दैट इज द पेजिंग, सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? पेजिंग में हमने पढ़ा कि ये मेमोरी को डिवाइड करती है फिक्स साइज में, यहाँ नज़र आ रहा है। और सेगमेंट के अंदर ये जो मेमोरी को डिवाइड करती है ये वेरिएबल इन लेंथ करती है और ये लॉजिकली करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करती है एज एन एक्सटेंशन टू द रैम। पेजिंग में उसने बताया कि एक प्रोसेस है, उसको 200 केबी की मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो वो 64 करके कर सकता है। तो उसमें तब भी जाके हमें 8 केबी अनयूज मिलेगा। In a video editing application, different segments may be created for video data, audio data, effects and UI elements. तो सेगमेंटेशन के अंदर बता रहा है कि जब आप कोई वीडियो के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें ऑडियो के लिए अलग से सेगमेंट दिया जा सकता है, मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, ऑडियो के लिए अलग की जा सकती है और यूजर इंटरफेस के लिए अलग की जा सकती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं पेजिंग का कि फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनेबल द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो पेजिंग जो है, जैसे आपने लास्ट क्लास में बता रहा था, मैं आपको मैंने बताया था पेजेस मिल जाते हैं। तो पेजेस आपने देखे थे वो सेम साइज के थे। डू यू रिमेम्बर दैट कि हमारे पास जो लास्ट मैंने एग्जांपल दी थी तो मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स ऐसे बने हुए थे हमारे पास 0 1 2 करके। आई गेस वो होगी भी यहाँ 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 यहाँ, ये रही। तो ये आपके पास ये जो जितने नजर आ रहे हैं, कैन यू सी दैट? तो ये हमारे पास प्रोग्राम्स थे। ये मेमोरी मैपिंग जो थी ये बेसिकली हमारे पास वर्क एज अ पेज के तौर पे काम कर रही थी। आ रहे भाई, विजिबल है? यस सर। तो ये जी एक सर। पेज था, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो पेज का साइज मैंने बनाया था ये सब का सब 1 2 3 4, ये सारा फिक्स लेंथ का था। ये बात आ जाती है। फिर उसके अलावा ड्रॉबैक हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। फिजिकल होता है, इंटरनली आपका डाटा वेस्ट हो सकता है। क्योंकि पेजेस के अंदर अभी आपने देखा था कि पेजेस में हम डाटा डाल तो सकते हैं बट स्टिल डाटा डालने के बाद हमें नहीं पता होता कि उसमें कोई भी स्पेस कितनी थोड़ी बहुत बच सकती है। फिर हम बात करते हैं टू द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि हाँ, क्योंकि इसके अंदर डायनेमिक एलोकेशन होती है, एक साइज का नहीं होता। तो इसके अंदर जितना आप एस्टिमेटेडली डाटा डाल सकते हो उतना डाल देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है स्पेसिस को नहीं बचाता। बट ये कि हाँ, इतना ज़रूर होता है कि फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर भी होती है, दैट इज़ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि सेगमेंट हमने देखा था कि ये लॉजिकल होता है, तो लॉजिकल होने की वजह से एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी इसके अंदर हो सकती है। बाकी वर्चुअल मेमोरी में हमने देखा तो अलाउ मोर एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स टू रन एंड फैसिलिटीज इफेक्टिव मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे हमने देखा था वर्चुअल मेमोरी के अंदर ये हो सकता है कि आपके पास जो करंट प्रोग्राम है वो मेमोरी ले लेगा और जो प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर उसको उस वक्त उसकी मेमोरी रिलीज कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अगली चीज जो आती है वो है इसका ड्रॉबैक, कि स्लोअर टू एक्सेस दैट फिजिकल मेमोरी। ये तो है कि इसकी जो एक्सेसिंग होती है वर्चुअल मेमोरी की, क्योंकि ये हार्ड डिस्क से जगह ले रहा होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क से जो डाटा आता है वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेके स्लो होके आता है, ठीक है। और दी अदर साइड जो आपके पास मेन मेमोरी से डाटा आता है वो तेजी के साथ एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज इसकी हो जाती है। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ जाती है? यस सर। जी सर। ये वाला तो ओवरऑल पूरा आपका समझ लो सेगमेंटेशन, पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी वाला जो है वो पार्ट हो गया।
क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इसकी तरह क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा जी, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट केम इन October November 22. You can write down the reference October November 22 and 3-1. October November 22 variant 3-1. क्वेश्चन है virtual memory paging segmentations, they are used in memory management. Explain what is meant by virtual memory. I would like everyone to write your answer in 3 points so that I can mark accordingly कि आपने जो इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं क्या ये अप टू द मार्किंग स्कीम है या नहीं है। तो आपके सामने ये सवाल आता तो आप क्या लिखते, राइट डाउन योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर लिख के मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है 2022 वेरिएंट 3-1, अक्टूबर नवंबर 2022 3-1। तो आप वर्चुअल मेमोरी के 3 पॉइंट्स लिखते तो क्या लिखते वो आपने बताना है। आई रिसीव वन फ्रॉम द हमजा। और क्या है वर्चुअल मेमोरी व्हेन कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन सेकेंडरी स्टोरेज टेम्पररीली व्हेन देयर इज नो अवेलेबल स्पेस इन द रैम। सही है। तो इसके कितने मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं? एक ही पॉइंट मिलेगा भी, तो ये एक ही पॉइंट है। बाकी बताओ भाई, जुहेर आ रहा है समझ में? क्या लिखोगे? लिख रहा हूँ सर। लिख रहे हो? सारे में आप बताओ क्या लिखोगे? आवाज पहुंच रही है सारी मेरी आपको? क्लास में मौजूद हो? Provide larger memory space, ensuring that multiple programs can run without running out of the RAM. Allows the computer to use part of its storage if it were additional RAM. सही है, ये पॉइंट भी सही है। तो अब आप देखो जो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों के पॉइंट्स इससे मैच करते हैं नहीं करते, कोई एडिशनल पॉइंट है तो अपने पास नोट कर लेना। सो virtual memory is basically created temporarily. Virtual memory created temporarily, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू एक्सटेंड द रैम। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड टू एक्सटेंड रैम। सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो ताकि आप अपनी रैम को एक्सटेंड कर सको। ठीक है, सो दैट द सीपीयू so that CPU appears to be so that CPU appears to be able to access more memory space, more memory space than available RAM, ताकि अवेलेबल रैम से ज़्यादा जो स्पेस है वो हार्ड डिस्क को यूटिलाइज करते हुए यूज़ की जा सके। तो क्लियर है भाई? ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो 3 पॉइंट्स के लिए। तो virtual memory is created temporarily. It is used with uh, with an association of the secondary storage. Secondary storage के साथ इस्तेमाल करते हैं। The type of memory when the primary storage is full and the data is stored in secondary memory.
इट मेक यूज ऑफ, जुहेर कर सकते हो, इट मेक यूज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। टू बी रन जी इट सर। अलाउ फॉर एक्टिव प्रोग्राम्स टू बी स्टोर्ड इन प्राइमरी एंड एक्टिव इंस्टा। सही लिखा है जुहेर, गुड है, ठीक है। ओके सर। बाकी वन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, हमने तो अभी 3 डिफरेंसेस देखे ही हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो बड़ा मेन और कॉमन सा डिफरेंस हमने देखा था कि एक का साइज फिक्स्ड होता है और एक का वेरिएबल होता है। किसका सिर्फ फिक्स्ड होता है, जो फिक्स साइज होता है वो किसका होता है, पेजिंग। पेजिंग का। जैसे नॉर्मल आप उसको कॉपी के पेज से याद रखो कि कॉपी के पेज का हम्म। साइज एक ही होता है ना। तो पेजिंग जो होता है उसका जो फिक्स साइज होता है वो सेम होता है। और बाकी ये कह सकते हो कि पेजिंग का एक्सेस टाइम जो है वो सेगमेंटेशन से ज़्यादा तेज होता है, ठीक है, पेजिंग का। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। तो हम एक ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, एक्सेस टाइम फॉर पेजिंग, एक्सेस टाइम फॉर पेजिंग is faster than segmentation। ये तो आप एक लिख लोगे। और एक जो कॉमन पॉइंट है वो ये हो सकता है कि पेजिंग अलाउज द मेमोरी, पेजिंग अलाउज memory to be divided, memory to be divided into fixed size blocks, while segmentation divides memory into variable size, into variable size blocks। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? जी यस सर। सर। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर नेक्स्ट वाली क्लास का डिस्कस करते हैं।